हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कैरियर वे लैब पर। क्लास स्टार्ट हो गई है। ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। फटाफट से ऑनलाइन आ जाओ भाई। काफी बच्चे आ गए हैं। अंशुल, चारुल, नीतू, रीना, फटाफट आ जाए करो भाई, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और हम अपना कंसेप्ट स्टार्ट कर सके। गुड इवनिंग सभी को, गुड आफ्टरनून। पेपर बहुत पास है भाई सभी का। अगले महीने आप लोगों का एग्जाम है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। शीतल, नेक्स्ट क्लास होगी मैथ्स पेडागोजी की, ठीक है? कोई भी लगा लो, चाहिए कंसेप्ट दोनों में। चाहिए वाला कंसेप्ट आप मैथ पेडागोजी में पढ़ लेते, चाहिए इसमें। बात यह है सारे कंसेप्ट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, ठीक है? चलो भाई, कोई डाउट है आप लोगों को लास्ट क्लासेस का? ऐसा कोई डाउट है जो आप लोगों को ना समझ में आया हो? डरना बिल्कुल नहीं है। देखो, कई बच्चे बोल रहे हैं मैम क्लास मुझे बहुत डर लग रहा है एग्जाम के लिए। एग्जाम से डर नहीं लगना चाहिए। पहले तो डर निकालो, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों को पीडीएफ मिली या नहीं मिली? मैंने पीडीएफ दे दी थी साथ साथ, ताकि आप लोगों को उसी टाइम मिल जाए। पीडीएफ साथ साथ मिल जाएगी। क्लास लेना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा कंसेप्ट जो अभी तक ना समझ में आया हो, मेरे से पूछ सकते हो। ये हर टेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवैल्यूएशन, ठीक है? ये हर टेट के लिए। देखो, रिवाइज नहीं करा सकते भाई। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम रिवाइज करा दो। अब रिवाइज करने चले गए तो भाई आगे का कैसे पढ़ेंगे? रिवाइज तो आप वो क्लास दोबारा भी देख सकते हो। काफी टॉपिक्स बच्चे हैं। अभी ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। अरे वो आज थोड़ा सा ना चेंज हो गया है। नेक्स्ट टाइम से सेम ही रहेगा। 3 से 4 मैथ, 4 से 5 ईवीएस। ओके। अब ये क्वेश्चन दोबारा मत पूछ। इंक्लूसिव एजुकेशन में लास्ट क्लास में करा चुकी हूं। जिसने नहीं देखा है वो अपनी क्लास देख सकते हो। बिल्कुल देखो भाई, सिलेबस का कंप्लीट कराने की जिम्मेवारी हमारी है, आप लोगों की पढ़ने की है, ठीक है? बिल्कुल सब कुछ आएगा। ये जो मैं टॉपिक कराने जा रही हूं, आज का टॉपिक है इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड मेजरमेंट। ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो ठीक है, आज हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है। ना समझ में आए जब भी पूछ लेना। वो हम करेंगे प्रियंका, नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इंक्लूसिव वाला हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हाँ, सारा करवाऊंगी प्रियंका, आप टेंशन मत लो। सारा मेरे को पता है कहाँ छूटा था, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, वो हम करेंगे, ठीक है? ठीक है। हाँ, ये सही बोल रहे हैं काफी बच्चे। मैम कमेंट्स कम लो, टॉपिक स्टार्ट करो। इतने सारे कमेंट्स आते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। चलो भाई, पहले तो हम पीछे चलते हैं, ठीक है? देखो भाई, मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहती हूँ पहले। क्या होता है, एक वर्ड आएगा टेस्ट, परीक्षण। परीक्षण, उसके बाद आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि मापन। हिंदी में क्या बोलेंगे? मापन। तीसरा आएगा असेसमेंट। असेसमेंट यानी कि आकलन। फिर आएगा आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। ये ऐसे सीरीज चलती है। बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं किस किस में? बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो
असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या होता है, तो आज इस टॉपिक से आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ना एक क्लास में ये सब चीजें बता दूंगी। भाई एग्जामिनर क्वेश्चंस कहाँ से उठाता है, या इसी क्लास में अगर टाइम बचा तो मैं बता दूंगी। वो टॉपिक्स आप जरूर क्लियर कर लेना अपने। ठीक है, तो ज्यादातर जहां से मैं बताऊंगी एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है। वो टॉपिक्स आप अपने अच्छे से स्ट्रोंग कर लेना, खुद से भी, क्लासेस से भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी, रिवीजन से भी। ठीक है, ओके। तो भाई देखो, ये वाला एग्जाम आप सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी बारे में क्लियर करो, अगली बार का झंझट ही खत्म। देखो होता क्या है, परीक्षण क्या होता है, टेस्ट एक टूल होता है, टूल होता है। तरीका, मापन का तरीका क्या होता है भाई, उपकरण होता है। उपकरण यानी कि मापने का तरीका, किस तरीके से हम क्वालिटी को मापेंगे। ठीक है, ये तरीका हो गया। जैसे टेस्ट लिया, टेस्ट में मार्क्स दे दिए, मार्क्स देने को बोला जाता है क्या, मेजरमेंट, यानी कि स्कोरिंग। जब हम स्कोर कर देते हैं, ये क्या होता है, स्कोरिंग, अंकन करना। यानी कि जब हम टेस्ट के बाद अंक दे देते हैं, उसको बोला जाता है मेजरमेंट। मेजर कर दिया हमने उसको। ठीक है, इसका क्या होता है, न्यूमरल बताता है, ये हमारा न्यूमरल होता है अंकों में। जब हम टेस्ट के द्वारा किसी क्वालिटीज को मापते हैं और जब हम उसको अंकों में शो करते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है भाई असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है मापने के बाद कमेंट या फीडबैक करना, कमेंट या फीडबैक करना। अभी मैं बताऊंगी कैसे। देखो, जैसे कि हमने मापन किया, मापन के बाद जो अंक आए, अंक के आधार पर हमने बच्चों को जो फीडबैक दिया, उसको बोला जाएगा असेसमेंट। और मूल्यांकन क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा, फाइनल जजमेंट, फाइनल प्रोडक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, फाइनल जजमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, या फाइनल रिजल्ट, ग्रेडिंग, वैल्यू देना, वैल्यूइंग, ये सब जब हम करते हैं तो उसको बोला जाता है इवैल्यूएशन। देखो भाई मोहम्मद जी, आप कह रहे हो मैम लास्ट में 5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट करवा या करो, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगी, पहले टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर इतने क्वेश्चन कराऊंगी बहुत सारे। तो आप लोगों को उसकी टेंशन नहीं लेनी, जो अभी चल रहा है क्लास में उसकी टेंशन लेनी है। ठीक है, देखो अब क्या होता है, जैसे मैंने आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट हुआ, टेस्ट में नंबर मिले, टेस्ट में नंबर मिले, 3 स्टूडेंट थे ए बी सी, 10 में से इसको मिले 5, इसको मिले 8। ठीक है, देखो इसको मिले 3, इसको मिले 5, इसको मिले 8। तो ये क्या हो गया, मापन, मतलब हमने उसको अंक दे दिए। अंकन की प्रक्रिया को बोला जाता है मापन सिर्फ। अब उसके बाद जब हमने फीडबैक दिया, भाई हम ऐसे बोल रहे हैं कि भाई ए को थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, बी अगर थोड़ी और मेहनत करेगा तो वो जो और ज्यादा अच्छा कर सकता है। सी ने अच्छा किया है, पर अगर उसको और मेहनत भी, वो अच्छा कर रहा है और अपनी ऐसे ही मेहनत करता रहे तो उसके और अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। तो ये जो कमेंट हमने दिया है, उसके फीडबैक दिया है कि कैसी उसकी परफॉर्मेंस थी, उसका मतलब हमने उसको क्या किया है, असेस। ठीक है, और असेसमेंट के बाद जब हम उसको ग्रेड बताते हैं, भाई ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये जो हमने ग्रेडिंग की है, ठीक है, या उसकी वैल्यू बताई है, उसको बोला है क्या, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। इनमें अगर डिफरेंस ना समझ में आया तो एक बार बता दो। आज का टॉपिक है इवैल्यूएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट। ठीक है, चलो इन दोनों में किसी को डिफरेंस ना समझ में आया, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आई थिंक सबको ये तो क्लियर हो गया होगा, टेस्ट
टेस्ट है मतलब मापन का तरीका। एक दूसरा एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि क्या है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्पीच कंपटीशन है, एक स्पीच कंपटीशन है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। स्पीच कंपटीशन हुआ, स्पीच कंपटीशन तो एक हो गया टूल, उपकरण, ठीक है। अब इससे माप, 3 बच्चे थे, ए बी सी, 3 बच्चे थे, 10 में से इसको मार्क्स मिले भाई 4, इसको मिले 5, इसको मिले 8। तो ये क्या हो गया, नंबर देने की प्रक्रिया, मापन मींस मेजरमेंट। अब हमने बताया कि ए ने अच्छा बोला, ए ने कहा अच्छा नहीं बोला, क्या अच्छा नहीं बोला, क्या अच्छा बोला, जो हमने कमेंट किया, इसने थोड़ा सा भी एक्सप्रेशन में कमी डाली, ठीक है, इसने अपने आइडियाज को सीरीज में रिप्रेजेंट नहीं किया, जो फीडबैक मिला, ये क्या हुआ, असेसमेंट, ठीक है। अब बी का बताया, बी ने ठीक ठाक किया, ए ने अच्छा किया, ठीक है, ए ने क्या किया, अच्छा परफॉर्म किया। तो जो ये फीडबैक मिला है इसको बोला जाएगा आकलन। अब आकलन के बाद हम बताएंगे कि भाई फर्स्ट कौन था, ये, सेकंड ये, थर्ड ये। जो ये हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रैंकिंग की है, रैंकिंग कर दी, वैल्यू बता दी, फाइनल प्रोडक्ट बता दिया, ये हो जाता है हमारा इवैल्यूएशन। आई थिंक सबका क्लियर है, आई थिंक भाई सबका क्लियर होगा ये टॉपिक। बताओ फटाफट, किसका क्लियर नहीं है ये टॉपिक। चलो अब आगे स्लाइड्स में देखते हैं क्या लिखा है, देख लेते हैं। देखो मेजरमेंट क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन हम एक बार पढ़ लेते हैं। मेजरमेंट होता है डिनोटिंग समथिंग एज क्वांटिटी, यानी कि किसी वस्तु को मात्रा के रूप में, किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करना। ये कैसा प्रोसेस होता है, क्वांटिटेटिव, ठीक है। मेजरमेंट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ व्हाट स्टूडेंट लर्न थ्रू द यूज ऑफ टेस्ट, क्वेश्चनेयर, रेटिंग स्केल, चेकिंग लिस्ट एंड अदर डिवाइस। वो किसी भी डिवाइस से हम मेजर कर सकते हैं, प्रश्नावली से, रेटिंग स्केल से, चेकलिस्ट से, या भाई कोई भी डिवाइस, टेस्ट वगैरह, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है मेजरमेंट का, कि ये निर्णय लेना कि हमें क्या मापना है, किस क्वालिटी को मापना है, उसको, ठीक है, उस क्वालिटी को मापना है, ये हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है मापन में, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, असेसमेंट। असेसमेंट है बच्चे के हर पक्ष की जानकारी एकत्र करना किसी परीक्षण या जांच सूची के द्वारा। बच्चे के हर पक्ष की, शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्ष की जानकारी एकत्रित करके उस पे कमेंट और फीडबैक जो हम देते हैं उसको बोला जाता है आकलन। कर दिया हमने बच्चे का, सिर्फ एक पक्ष की नहीं, हर पक्ष की, ठीक है। अब देखो क्या है, द फुल रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड एंड सिंथेसाइज्ड बाय टीचर ऑब्जर्व स्टूडेंट माइन्यूटली ऑन अ डेली बेसिस टू असेस देयर वैल्यू एंड एटीट्यूड, ठीक है। देखो क्या होता है, असेसमेंट डेली किया जाता है, डेली, ठीक है। असेसमेंट हम डेली करते हैं ताकि बच्चे के हर पक्ष की जानकारी टीचर के पास हो और टीचर अच्छे से माइन्यूटली बच्चे को ऑब्जर्व कर सके, असेस कर सके और फिर उसके ऊपर उसकी फीडबैक दे, ठीक है। ओके, अब देखो भाई शिक्षार्थी के हम एटीट्यूड, वैल्यूज एंड एटीट्यूड को, वैल्यूज एंड एटीट्यूड को का आकलन रोजाना सूक्ष्म अवलोकन करना चाहिए। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, यानी कि हर पक्ष को डेली ऑब्जर्व करके टीचर को जब उसका क्या करना चाहिए, फीडबैक। अब देखो भाई मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, मैं आपकी क्लास टीचर हूं, जैसे कि अब मैं डेली आपको देखूंगी, आपको हर एक्टिविटी को देखूंगी, इससे मुझे पता चल जाएगा भाई बच्चा कैसा है,
किस क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, किस में नहीं कर रहा है, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो चीजें हम करते हैं, इससे हमें क्या पता चल जाता है भाई, टीचर बच्चे को अच्छे से माप सकता है। ठीक है, एक टीचर ही, सूक्ष्म का मतलब होता है माइन्यूटली, हर पक्ष को। ठीक है, शिखा जी आपका मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आपका बस ये आ रहा है कौन सी क्लास है, ईवीएस पेडागोजी की क्लास है ये क्वेश्चन में का। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है जब हम अपने आप को खुद असेस करते हैं। अब देखो एग्जाम आ रखा होगा, आप लोग सोचते हो मैं अपने आप को असेस करूं, मैं किस क्षेत्र में अच्छा चल रहा हूं, किस में नहीं। अपना आकलन खुद करना हो गया सेल्फ असेसमेंट। पीयर असेसमेंट यानी कि सहपाठी आकलन होता है। यानी कि देखो क्लास में एक साथ दो बच्चे बैठते हैं क्लास में, जब एक सहपाठी दूसरे सहपाठी की जांच करता है, यानी कि तू मेरा पेपर चेक कर दे, मैं तेरा, इस आकलन को बोला जाता है पीयर असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इंडिविजुअल असेसमेंट, व्यक्तिगत, मतलब कि एक समय पर एक बच्चे का मापन करना, जैसे कि वाइवा में होता है, वाइवा, इंटरव्यू एंड वाइवा। एक समय पर जब एक बच्चे का मापन किया जाता है, ठीक है, एक समय पर एक ही बच्चे का मापन किया जाता है। ग्रुप, जब एक समय में बहुत सारे बच्चों का मापन किया जाता है, जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे एक साथ एग्जाम देते हैं, उसको बोला जाता है ग्रुप असेसमेंट। ठीक है, वाइवा होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, उसको बोला जाता है इंडिविजुअल असेसमेंट। ठीक है, एक बार भाई सारे बच्चे सुन लो, अभी ईवीएस पेडागोजी की क्लास चल रही है, इसके बाद मैथ्स पेडागोजी की क्लास चलेगी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, फिर बच्चे बोल रहे हैं मैम क्वेश्चन का जवाब दो। ठीक है, बिल्कुल अनुप्रिया आपने एकदम सही बोला है। बिल्कुल, आप पेपर चेक करके नंबर बता देना, मेजरमेंट है, मेजरमेंट के बाद बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी थी इसको बताना असेसमेंट है। ठीक है, चलो एक सिंपल वर्ड में बता देती हूं, उपकरण से मापना किस तरीके से, जैसे एक और एग्जांपल ले लो, चलो बीपी मेजर करना है, बीपी का मापन करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, बीपी का एक पेशेंट आया, बीपी मशीन से हमने बीपी का मापन किया, तो वो तो हो गया, बीपी मशीन क्या हो गई, टूल। बीपी जो मापने की मशीन है उसको बोला जाएगा टूल। क्या बोला जाएगा, टूल। बीपी मशीन को क्या बोला जाएगा, टूल। ठीक है, किस क्वालिटी को मापना है, बीपी को, पहले ये डिसाइड करना है। अब हमने मापा, बीपी आया भाई 100, ये कर दिया मेजरमेंट, ये क्या कर दिया, मेजरमेंट। फिर 100 आया तो हमने बोला भाई आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आपका बीपी ठीक है, आपका बीपी क्या है, ठीक। हमने उसको फीडबैक दिया है कि आपका बीपी ठीक है, तो ये क्या किया है, उसका असेसमेंट, उसको फीडबैक दिया है कि आपका बीपी ठीक है। फिर उसको बताया कि आप स्वस्थ हैं, आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, कोई टीके की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब उसको क्या किया, स्वस्थ बता दिया, इवैल्यूएशन। स्वस्थ बताना क्या हो गया, इवैल्यूएशन। ठीक है, ओके, चलो भाई आगे करते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब होता है स्कोलास्टिक असेसमेंट। देखो भाई असेसमेंट दो तरीके से होता है, एक बार मैं वैसे बता देती हूं, असेसमेंट दो तरीके से होता है। असेसमेंट कितने तरीके से होता है, आकलन दो बारी। एक तो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रूपात्मक
रूपात्मक या रचनात्मक, रचनात्मक आकलन। एक होता है ये, एक दूसरा होता है, उसको क्या बोला जाता है? सम्मेटिव, सम्मेटिव असेसमेंट। असेस, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा एक, ठीक है, यानी कि संकलनात्मक या योगात्मक, या योगात्मक आकलन, ये अलग अलग नाम है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। देखो, असेसमेंट का मतलब होता है जब हम कमेंट और फीडबैक देते हैं उसकी परफॉर्मेंस पे, इसका मतलब हमने असेस किया है। अब असेस करने के बाद उसकी वैल्यू बता देना, फाइनल रिजल्ट बता देना। जैसे एक टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद नंबर बताए, मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद भाई क्या उसकी परफॉर्मेंस के बताया, भाई आपको मेहनत करने की जरूरत है नहीं है, असेसमेंट। असेसमेंट के बाद बता दिया फाइनल रिजल्ट, आप पास हैं या फेल हैं, वो हो गया इवैल्यूएशन, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। फॉर्मेटिव का मतलब होता है वो वाला असेसमेंट जो डेली किया जाता है। एक तो इसको बोला जाता है इनफॉर्मल असेसमेंट। ये कैसी असेसमेंट होती है? इनफॉर्मल, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। ये जो असेसमेंट होती है अनौपचारिक तरीके से होती है और ये डेली होता है। टीचर जब डेली बेसिस पे असेस करता है, डेली बेसिस यानी कि जब डेली टीचर बच्चे का असेस करता है, ओके, इसको और क्या बोला जाता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग इसको बोला जाता है। अधिगम के लिए आकलन, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। जैसे कि क्विज, क्विज कंपटीशन हो गया, डिबेट हो गया, ठीक है, डिस्कशन होगी, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से टीचर डेली डेली कुछ करके बच्चे की परफॉर्मेंस को असेस कर रहा है, उसको बोला जाएगा फॉर्मेटिव, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है भाई? फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। टीचर अनौपचारिक तरीके से जब मापन करता है बच्चे की परफॉर्मेंस को, इसको विकासात्मक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? विकासात्मक, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है भाई? विकासात्मक। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होगी, थोड़ा सा मैं रब कर देती हूं यहां से, ये भी इंपॉर्टेंट था। इसी का निदान और उपचार किया जाता है। निदान नात्मक और उपचारात्मक किसका होता है? इसका, फॉर्मेटिव का। डायग्नोज, डायग्नोज एंड रेमीडियल टीचिंग। रेमीडियल किसका होता है? फॉर्मेटिव का। टीचर डेली अपने बच्चे को देखता है, ऑब्जर्व करता है, किसी भी तरीके से मापता है, ठीक है। उससे माप के बच्चों की कमियों का पता चल जाता है। हाँ भाई, बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है। अब टीचर को पता चला बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर उसको समझाकर उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, ठीक है। तो किससे परफॉर्मेंस बढ़ती है? इससे। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रचनात्मक। इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। परफॉर्मेंस को हम माप सकते हैं। निदान और उपचार भी किया जा सकता है, यानी कि पहले हम पता लगाएंगे कि बच्चे को क्या समझ में नहीं आया, फिर नहीं आया उसके कारणों का पता लगाएंगे, किस वजह से समझ में नहीं आया, उसको बोला जाता है डायग्नोस्टिक, यानी कि निदान करना। अब निदान के बाद उपचार करना, जो चीज नहीं समझ में आई उसको समझाना। तो इससे बच्चे की लर्निंग बढ़ती है। लर्निंग क्या होती है? बढ़ती है बच्चे की।
लर्निंग, बच्चे की लर्निंग बढ़ती है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो भाई। किरण, ऐसा इतना मैं बता देती हूँ कि पेपर दोगे ना, सोचोगे मैम कि आपने जो पढ़ाया था ना वही आया है। ठीक है, इतना मेरा काफी एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप लोग जब एग्जाम दोगे ना, इतना देखना जितना पढ़ा है उससे कितने क्वेश्चन आएंगे, और जो मैं लिख रही हूं ना और बोल रही हूं उन्हीं में से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आ जाएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। इसको बोला, देखो ये इनफॉर्मल था, ये कैसा है? फॉर्मल। ये किस तरीके से होता है? औपचारिक। औपचारिक, जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, इसी को बोला जाता है क्या? अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण किसको बोला जाता है? इसको। ये साल में 1 या 2 बार होता है। साल में 1 या 2 बार। ठीक है, इसको बोला जाता है पेपर पेन टेस्ट। पेपर पेन टेस्ट। इसको टर्म टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। टर्म टेस्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन। ठीक है, श्वेता कह रही है मैम मैं दे चुकी हूं, बिना कोचिंग के दी थी एग्जाम, 9 नंबर से रह गया था क्योंकि मेरी मॉर्निंग वाली थी, इसलिए सही बोल रहे हो, जो आप पढ़ाते हो वो आ जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज पे ध्यान दो, अपने टीचर पे विश्वास रखो, ज्यादा एडवांस नहीं जाना है। ठीक है, तो इतना होता है भाई, जो हम पढ़ाते हैं ना उसी से ये एग्जाम आता है। ठीक है, तो जो टॉपिक मैं कराऊंगी आज क्लास के लास्ट में, आप लोगों को ये भी बता के जाऊंगी इसी क्लास के लास्ट में कि कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर उठा लेता है। तो आज ही बता के जाऊंगी, या तो इस क्लास के एंड में या अगली क्लास के किसी में भी बताऊंगी। ठीक है, अब देखो ये होता है टेस्ट डेली डेली। टीचर जब डेली अपने बच्चों का मापन करता है, उसको पता चलता है भाई बच्चा को इस क्षेत्र में दिक्कत आ रही है, इस क्षेत्र का दिक्कत का पता लगाकर उसको टीचर दूर कर देता है, जिससे बच्चे की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और ये इनफॉर्मल तरीके से होता है। ठीक है, इससे बच्चे की परफॉर्मेंस बढ़ती है, इससे बच्चे की परफॉर्मेंस का मापन होता है। ठीक है, उससे क्या, और ये डेली होता है, ये साल में 1 या 2 बार। जो फाइनल एग्जाम होते हैं ऐसे होते हैं, वो 2 बार होते हैं, या तो सितंबर अक्टूबर में या मार्च में। उससे हमें क्या पता चलता है? हमारी अचीवमेंट कितनी हुई है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अचीवमेंट टेस्ट, पेपर पेन टेस्ट, टर्म टेस्ट। ये साल में 1 या 2 बार होता है। समेटिव असेसमेंट को, समेटिव असेसमेंट जो होता है उसका निदान और उपचार नहीं किया जा सकता। समेटिव असेसमेंट का निदान और उपचार नहीं किया जाता, क्योंकि इससे हम क्या होता है, या तो पास होते हैं या फेल होते हैं। ठीक है, या तो हम क्या होते हैं, पास या फेल। इसमें हमें अपनी कमियों का पता लगाने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, इसमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब देखो फॉर्मल का मतलब होता है जिसमें सब कुछ पहले से फिक्स है, यानी कि पेपर का पैटर्न फिक्स, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। इनफॉर्मल का तरीका टीचर अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, क्लास में अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करवा देता है, कुछ नहीं करवाता, अपने अकॉर्डिंग जब टीचर चलता है। ठीक है, उसको बोला जाता है इनफॉर्मल। फॉर्मल तरीका है जिसमें हम अपने तरीके को नहीं अपना सकते। हमने 2 टाइप की एजुकेशन पढ़ी थी, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल का जिसमें पहले से ही सब कुछ फिक्स होता है, इनफॉर्मल जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता, अपने अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है,
चलो भाई, एक क्वेश्चन अब मैं पूछ लेती हूँ। वो कौन सा असेसमेंट है जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि आज तक बच्चे ने क्या अचीव किया है, बच्चे की उपलब्धि क्या है आज तक की? वो कौन से टेस्ट के असेसमेंट के द्वारा पता लगाएंगे? फॉर्मल या फॉर्मेटिव या सबमेटिव? चलो बताओ। फॉर्मेटिव पेपर पेन नहीं होता प्रतीक जी, फॉर्मेटिव नहीं होता। ये फॉर असेसमेंट है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ये ऑफ लर्निंग है, ये ध्यान रखना। ये फॉर है, वो ऑफ है। चलो भाई, काफी बच्चों ने आंसर दिया है। वो कौन सा असेसमेंट है जिससे हम बच्चे का आज तक बच्चे ने क्या अचीव किया है उसका पता लगाते हैं? सिंपल सा आंसर है क्या? सबमेटिव असेसमेंट, बच्चे की उपलब्धि का। अचीवमेंट टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है? अचीवमेंट टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है? बताओ बताओ भाई। अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट भी सबमेटिव होता है। वो निदान और उपचार कौन से टेस्ट का की असेसमेंट से किया जाता है? कौन से असेस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 सुनो। वो कौन सा टेस्ट असेसमेंट है जिसके द्वारा हम बच्चों का निदान और उपचार करते हैं? निदान और उपचार किस प्रकार के असेसमेंट का किया जाता है? फॉर्मेटिव या सबमेटिव? फॉर्मेटिव, ठीक है। फॉर्मेटिव का निदान और उपचार किया जाता है, सबमेटिव का नहीं। सबमेटिव में हमें दोबारा उपचार का मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया था, निदान और उपचार किस प्रकार का असेसमेंट है? निदान और उपचार किस प्रकार का असेसमेंट है? फॉर्मेटिव या सबमेटिव? ठीक है, बताओ। निदान और उपचार किस प्रकार का असेसमेंट है? ठीक है। अब एग्जाम्पल से ज्यादातर पूछ लिया जाता है। क्विज, क्विज हुआ है, वो फॉर्मेटिव हुआ है सबमेटिव? क्विज कंपटीशन था, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट था या सबमेटिव? सभी ने आंसर, ऑलमोस्ट सभी ने सही दिया है, ठीक है। किस असेसमेंट के द्वारा हम बच्चे की परफॉर्मेंस को नापते हैं या मापते हैं? बताओ, किस असेसमेंट के द्वारा हम बच्चे की परफॉर्मेंस को मापते हैं? इसका आंसर बताओ। बच्चे की परफॉर्मेंस को मापना है, फॉर्मेटिव है या सबमेटिव? इसका आंसर है भाई सबमेटिव। बच्चे की परफॉर्मेंस को मापना, अचीवमेंट, क्या अचीव किया है, इसका आएगा सबमेटिव। कुछ बच्चों ने फॉर्मेटिव भी दिया है। किस असेसमेंट के द्वारा हम बच्चे की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं? इसका आंसर दो। वो कौन से प्रकार का असेसमेंट है जिसके द्वारा हम बच्चे की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं? इसका आंसर दो। वो कौन सा असेसमेंट है जिसके द्वारा हम बच्चे की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं? द आंसर इज करेक्ट, सबने सही दिया, फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में क्योंकि हम अगर पता चलेगा बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर उस कंसेप्ट को अच्छे से समझा देगा, जिससे बच्चे की क्या हो जाती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, वो हमेशा इंक्रीज करता है और इससे बच्चे की परफॉर्मेंस को मापा जाता है। ओके, तो आई थिंक ये डाउट सभी का क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, क्या लिखा है देख लेते हैं। फॉर्मेटिव, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये जो है टीचिंग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये डेली होता है, ठीक है। इवेल्युएशन इन करिकुलम, एक मिनट रुक जाओ भाई थोड़ा सा। इवेल्युएशन इन करिकुलम, इसका दूसरा नाम एक और है पाठ्यचर्या में मूल्यांकन। जब हम पढ़ाते समय मूल्यांकन करते हैं उसको बोला जाता है फॉर्मेटिव। विद इन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, यानी कि निष्पादन के दौरान इवेल्युएशन करते करते जब हम बच्चे को
इवेल्युएट करते हैं उसको बोला जाता है फॉर्मेटिव। यह आकलन प्रतिदिन होता है, डेली बेसिस पे होता है, इसमें निदान व उपचार होता है, इससे लर्निंग बढ़ती है। ये प्रोग्रेसिव होता है, प्रगतिशील यानी कि विकासात्मक। इसमें गहन अध्ययन होता है, डीपली स्टडी, बच्चे को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, यूनिट टेस्ट, डिबेट, क्वेश्चन, फीडबैक, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट बोला जाता है इसको। क्या? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, संदर्भित निष्कर्ष परीक्षा का प्रयोग। प्रोसेस ओरिएंटेड होता है क्योंकि ये ड्यूरिंग प्रोसेस किया जाता है पढ़ाने के दौरान, इसलिए इसको प्रोसेस ओरिएंटेड बोला जाता है। मेजरमेंट का मतलब है कि नंबर देने की प्रक्रिया को बोला जाता है मेजरमेंट। नाउ नेक्स्ट, समेटिव होता है, यह आकलन साल में 1 या 2 बार होता है। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ करिकुलम होगा भाई इसका, इवेल्युएशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन, पोस्ट टास्क परफॉर्मेंस, यानी कि परफॉर्मेंस के बाद किया जाता है मेजर करने के लिए, बच्चों की उपलब्धि को मापना, इससे रिजल्ट बनता है। टेस्ट लेंगे, नंबर आएंगे, उससे रिजल्ट बनाया जाता है। रिजल्ट कौन से टाइप के असेसमेंट से बनता है? समेटिव से। यह इसका निदानात्मक और उपचारात्मक नहीं होता, यानी कि रेमीडियल और डायग्नोस्टिक इसका नहीं होता। और ये 3 प्रकार से होता है, ओरल, रिटन एंड प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है? कैटेगराइजेशन, मतलब कि हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं, बच्चा ये एवरेज है, बिलो एवरेज है, ये इंटेलिजेंट है या सुपीरियर है, इससे हम कैटेगराइजेशन करते हैं। ठीक है, इसमें ऊपरी तरीके से अध्ययन किया जाता है, डीपली नहीं। डीपली का मतलब हुआ जब हम बच्चे के हर पक्ष को मापते हैं, पर इससे सिर्फ बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष को मापा जाता है। सिर्फ क्या? संज्ञानात्मक, कोग्नेटिव। जो टेस्ट देगा, टेस्ट से बच्चे के नंबर आएंगे, उससे कोग्नेटिव पार्ट को ही मापा जाता है, इसलिए इसको सुपरफिशियल स्टडी बोला जाता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी बोला जाता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट को ही क्या बोला जाता है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि प्रोडक्ट जब तैयार हो जाता है, और इससे पिछले वाला क्या था? प्रोसेस ओरिएंटेड। ये बात ध्यान रखना। हाँ, एक आधी स्पेलिंग भाई रॉन्ग हो जाती है तो वो आप लोग देख लेना, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, इतने पढ़े लिखे आप होंगे। अब देखो, 4 आकलन के 4 प्रतिमान होते हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग ही क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या बोला जाता है? ये ध्यान रखना। अधिगम के लिए आकलन, इस मॉडल में अध्यापक स्वयं बच्चों का आकलन करता है और बालक का निदान करके तुरंत उपचार करता है। टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, किसी से क्वेश्चन पूछा एक बच्चे से, उसने उसका आंसर नहीं दिया, तो टीचर क्या करेगा? अब भाई बच्चे को नहीं समझ में आया तो टीचर पता लगाएगा क्या समझ में नहीं आया, किस वजह से समझ में नहीं आया। अब कारण जान के टीचर उस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लैरिफाई करेगा ताकि बच्चे को वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब निदान करके टीचर क्या कर देता है? उपचार। ये गेनफुल होता है। ये कैसी लर्निंग होती है? गेनफुल लर्निंग। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसा, पिछला जो हमने पढ़ा था, बताया था ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग को फॉर्मेटिव बोला जाता है। नेक्स्ट, अब दूसरा आता है असेसमेंट एज लर्निंग। एक बार इसको देख लो, असेसमेंट एज लर्निंग होता क्या है? ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी भाई, सभी को पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है? अधिगम के रूप में आकलन। ये सबसे ज्यादा चाइल्ड सेंट्रिक होता है। क्या होता है? मोस्ट चाइल्ड सेंटर्ड, मोस्ट चाइल्ड
सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि सबसे ज्यादा बाल केंद्रित है ये, ठीक है। यानी कि बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, आपस में सीखते हैं एक दूसरे से। जैसे कि ये सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी बच्चे खुद सीखते हैं। अपना लर्निंग कैसे करते हैं, खुद। अभी बताऊंगी कैसे गेनफुल लर्निंग होता है। आप देखो भाई इसमें होता क्या, एक बार देख लो। असेसमेंट, एक बार समझ लो, असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें क्या करता है, दो प्रकार के ग्रुप बना दिए जाते हैं। ग्रुप बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी। ग्रुप जो बनाए जाते हैं वो किस बेस पे बनाए जाते हैं, योग्यता के आधार पर। ग्रुप किस आधार पर बनाए जाते हैं, योग्यता। ये क्वेश्चन आया था, जो ग्रुप बनाए जाते हैं वो किस आधार पर बनाए जाते हैं, योग्यता के आधार पर। बच्चे की जो योग्यता होती है उस आधार पर बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है। एक तो होता है हेट्रोजीनियस, विषमांगी, विषमांगी समूह। एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस यानी कि समांगी, समांगी समूह। इसमें अलग अलग एबिलिटी के बच्चे होंगे, अलग अलग योग्यता के बच्चे होते हैं। इसमें सेम एबिलिटी के बच्चे, सेम एबिलिटी, सबकी एबिलिटी सेम होती है। यानी कि देखो, हिट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब है एक बच्चे को प्लस नहीं आता, माइनस नहीं आता, और एक बच्चे को मल्टीप्लाई नहीं आता, एक बच्चे को डिवाइड नहीं आता। उनका एक ग्रुप बना दिया। जिसको प्लस आता है वो इन तीनों को प्लस सिखा देगा, जिसको मल्टीप्लाई आता है वो इन तीनों को मल्टीप्लाई सिखा देगा, जिसको डिवाइड आता है वो औरों को डिवाइड सिखा देगा, जिसको माइनस आता है वो औरों को माइनस सिखा देगा। यानी कि बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है। आपस में एक दूसरे से बच्चे सीख लेते हैं। और ये ग्रुप ऐसा होता है या जिसमें सबको या तो माइनस नहीं आता, या सबको प्लस नहीं आता, या सबको डिवाइड नहीं आता। उनके अलग अलग ग्रुप बना दिए और टीचर जा जाके समझाएगा। इसमें बच्चे किस पर डिपेंड रहेंगे, टीचर पर। और इसमें बच्चे डिपेंड रहते हैं किस पर भाई, एक दूसरे पर। तो किस में लर्निंग बेटर होती है, लर्निंग इसमें बेटर होती है। लर्निंग बेटर इसमें होती है क्योंकि बच्चे इसमें एक दूसरे से ज्यादा सीखते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बच्चे किस प्रकार के ग्रुप में ज्यादा अच्छा सीखते हैं, छोटे ग्रुप में या बड़े ग्रुप में? चलो बताओ, बच्चे कौन से ग्रुप में ज्यादा अच्छा सीखते हैं, छोटे ग्रुप में या बड़े ग्रुप में? फटाफट बताओ। हाँ, ग्रुप जब छोटा होता है तो बच्चे ज्यादा सीखते हैं क्योंकि सब एक्टिव रहेंगे। अगर ग्रुप बड़ा हो गया तो दो चार बच्चे तो एक्टिव रहेंगे और सारे ना अपने आप को हाईलाइट नहीं करते। अब दूसरा क्वेश्चन, ग्रुप किस आधार पर बनाए जाते हैं? ग्रुप जो बनाए जाते हैं वो किस आधार पर बनाए जाते हैं, बताओ। ग्रुप किस आधार पर बनाए जाते हैं, योग्यता के आधार पर। किस प्रकार में बच्चा ज्यादा सीखेगा, किस प्रकार के ग्रुप में, हिट्रोजीनियस या होमोजीनियस में? बताओ, किस प्रकार के ग्रुप में बच्चा ज्यादा सीखेगा भाई, हेट्रोजीनियस में, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या लिखा है भाई, असेसमेंट। इसमें क्या होता है, दो प्रकार के समूह बनाए जाते हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है। स्टूडेंट लर्न विद ईच अदर, एक दूसरे से सीखते हैं। स्टूडेंट कनेक्ट देयर ओन लर्निंग, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड, हर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और ग्रुप जब स्मॉल होता है तो बच्चा ज्यादा अच्छा सीखता है।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट है असेसमेंट इन लर्निंग, अधिगम में आकलन। ये भी कैसा होता है? गेनफुल। ठीक है, इसमें टीचर का रोल भी 50% होता है, टीचर भी 50%, स्टूडेंट का रोल भी 50%। ये भी चाइल्ड सेंटर्ड है। ये अप्रोच भी कैसी है? आधा काम तो बच्चा करेगा, आधा टीचर। इस उपागम में बालक अपना निदान स्वयं करता है और उपचार वो टीचर से करवाता है। ठीक है, क्या होता है, अब टीचर कह देगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप खुद रिवाइज कर लो। ठीक है, जहां ना समझ में आए वो मेरे से पूछ लो, अपना रिवाइज करो सिलेबस, और जहां नहीं समझ में आ रहा तो आके मेरे से पूछ लो। यानी कि बच्चा निदान खुद करेगा, उपचार कौन करेगा? टीचर। ये कैसी अप्रोच है भाई? गेनफुल। गेनफुल का लर्निंग मतलब होता है इससे लर्निंग बढ़ती है। निदान का मीनिंग अगली क्लास में पढ़ेंगे। कौन सी क्लास में? नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अभी पढ़ा था ना सम्मेटिव असेसमेंट, सम्मेटिव असेसमेंट, संकलनात्मक। ये फाइनल एग्जाम होता है, इसमें मार्क्स मिलते हैं, क्लास में नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में होता है ये। ठीक है, एग्जामिनेशन, ये क्लास में नहीं होता, एग्जामिनेशन हॉल में होता है। और ये क्या है? पेनफुल लर्निंग। ये पेनफुल इसलिए होता है क्योंकि इसमें या तो फेल होंगे या पास होंगे। ठीक है, फेल हो जाते हैं इसमें कई बारी बच्चे, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? पेनफुल। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, इसीलिए इसको अचीवमेंट टेस्ट भी बोला जाता है। अचीवमेंट टेस्ट। इसका निदान और उपचार नहीं होता, निदान और उपचार नहीं होता। ठीक है, देखो हमने क्या क्या पढ़ा है आज, बता देती हूं। पहले तो पढ़ा है मेजरमेंट क्या होता है, उसके बाद असेसमेंट का मतलब। असेसमेंट दो प्रकार से होता है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फिर 4 मॉडल्स होते हैं असेसमेंट के। कौन कौन से? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये 4 मॉडल्स होते हैं, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। एफए और एसए भी हम उनको बोल सकते हैं। एग्जाम के टाइप हम पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, हाँ अब कमेंट देख लेती हूँ भाई। चलो फटाफट, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। भाई सचिन, जब तक इनफ नहीं होगा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। हाँ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगली जो क्लास होगी ना मैथ्स पेडागोजी की, उसके लास्ट में बताऊंगी। ग्रुप असेसमेंट वो वाला असेसमेंट होता है जिसमें बहुत सारे बच्चों को एक साथ असेस किया जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जिसमें एक समय पर एक बच्चे को असेस किया जाता है। ठीक है, चलो भाई। गेनफुल लर्निंग का मतलब होता है जिससे लर्निंग बढ़ती है तो वो गेनफुल है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। अब इवैल्यूएशन पढ़ते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? आकलन प्लस मूल्य निर्धारण, यानी कि असेसमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। ये क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव प्रोसेस होता है, ये आ जाता है। ठीक है, इवैल्यूएशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वैल्यू और वर्थ एनीथिंग। किसी का मूल्य व कीमत, मूल्य व कीमत मालूम करने की प्रक्रिया। अ प्रोसेस ऑफ मार्किंग, मेकिंग जजमेंट, असाइनिंग वैल्यू और डिसाइडिंग वर्थ ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। देखो भाई, इवैल्यूएशन जो होता है ना बिल्कुल आखिरी तक चलता है। अब क्या हुआ? टेस्ट लिया, टेस्ट से नंबर आए, नंबर के बाद बताया कि भाई ये बच्चा क्या है, इसको मेहनत करने की जरूरत है, इसलिए थोड़ा सा और मेहनत ज्यादा करेगा तो अच्छे नंबर लेके आएगा। ये हमने असेस कर दिया। अब बता दिया उसकी ग्रेड, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो क्या हो गया? उसका इवैल्यूएशन। ठीक है, मूल्य निर्धारण का मतलब है उसकी वर्थ बता देना, क्लास में उसकी रैंक बता देना।
पहली रैंक है, दूसरी है, तीसरी है। जब रैंक बता दिया तो मतलब उसका मूल्यांकन हो गया, फाइनल रिजल्ट बता दिया। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत है भाई, पूछ लो अब। असेसमेंट, सारे कमेंट दिख रहे हैं भाई। असेसमेंट एज लर्निंग, हाँ बिल्कुल भाई, अनुप्रिया बिल्कुल बोल सकते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग में पीयर लर्निंग होती है, ठीक है, पीयर लर्निंग होती है। ओके, अब आ जाओ। मूल्यांकन कैसा होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, सतत एवं व्यापक। यानी कि सतत का मतलब है डेली करना। हम बच्चे को जब ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जब हम बच्चे को डेली असेस करते हैं, ठीक है। और देखो, सतत का मतलब है मूल्यांकन पूरे साल अर्थात प्रतिदिन होना चाहिए, ठीक है, हर क्वालिटी का होना चाहिए। ओके, डेली असेसमेंट का मतलब है कंटिन्यूअस। अब दूसरा वर्ड इसमें आता है कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक। यानी कि बच्चे के व्यक्तित्व के शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्ष दोनों का मूल्यांकन करना क्या हो जाता है? इवेल्युएशन। स्कोलास्टिक और कोस्कोलास्टिक, देखो, शैक्षिक पक्ष का मतलब होता है, शैक्षिक पक्ष का मतलब होता है जो बैग से रिलेटेड है, पढ़ने लिखने से रिलेटेड, बैग वाली चीजें शैक्षिक हो गई। बैग के अलावा कोई भी चीज आई, खेलना कूदना गाना, ठीक है, डांसिंग, कोई भी एक्टिविटी जो स्कूल में होती है उसको बोला जाता है कोस्कोलास्टिक। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, इन दोनों का मेजरमेंट होना चाहिए, तभी हम बच्चे को अच्छे से असेस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। कंप्रीहेंसिव का मतलब है जब बच्चे के हर पक्ष का मापन किया जाता है, शैक्षिक और सह शैक्षिक, तब बोला जाता है उसका व्यापक मूल्यांकन हुआ है। और एक एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। एक टीचर ने एग्जाम बनाया, एक टीचर बच्चे को डेली प्रतिदिन माप रहा है, वो क्या कर रहा है? वो इवेल्युएशन कंटिन्यूअस है या कॉम्प्रिहेंसिव? बताओ। एक टीचर बच्चे को डेली ऑब्जर्व कर रहा है, वो किस प्रकार का इवेल्युएशन है? कंटिन्यूअस है या कॉम्प्रिहेंसिव? कंटिन्यूअस, बिल्कुल ठीक है। एक टीचर बच्चे के सिर्फ शैक्षिक पक्ष की जांच कर रहा है, तो वो उसमें किस चीज की कमी है? व्यापकता की या कंटिन्यूटी की? एक टीचर बच्चे के सिर्फ शैक्षिक पक्ष की जानकारी एकत्रित कर रहा है, तो उसमें किस प्रकार का कमी है? कंप्रीहेंसिवनेस या कंटिन्यूटी? कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। एक टीचर अगर बच्चे के सभी पक्षों को माप रहा है तो वो क्या कर रहा है? कॉम्प्रिहेंसिव है। ओके भाई, सभी ने सही आंसर दिया है। ऑलमोस्ट आज जितने क्वेश्चन मैंने पूछे सभी ने अच्छे दिए हैं। थोड़ा सा टाइम बचा है तो आप अपना कोई भी डाउट मेरे से ले सकते हो। कोई आज की क्लास में कंसेप्ट ऐसा है जो ना समझ में आया हो? फटाफट से। इनडायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे सोनिया, ठीक है। भावना, क्लास इनफ है? इनफ है क्लास? ठीक है भाई, देखो कमेंट्स इतने सारे एकदम ऊपर नीचे आते, नहीं पढ़ पाते हम लोग। ओके,
CCE का मतलब है कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है जब डेली मापन होता है, और कंप्रीहेंसिव का मतलब है जब हर पक्ष का मापन किया जाता है। ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब है जिसमें बच्चा एक दूसरे से सीखता है। बच्चे जब एक दूसरे से सीखते हैं, एक बच्चे को कुछ आता है तो वो उसको सिखा देगा, जिसको जो आता है वो दूसरे को सिखा देगा। ठीक है। आई थिंक सभी को क्लियर है आज का टॉपिक। चलो, अगर अच्छा लगा तो जल्दी से एक थम्स अप भेजो। ओके। कोग्नेटिव का मतलब है दिमागी चीजें, बैग वाली दिमाग से जो चीजें होती हैं उनको बोला जाता है कोग्नेटिव। ठीक है। ठीक है भाई। सफिशिएंट होगा यहाँ की क्लासेस और यहाँ के नोट्स, यहाँ के क्वेश्चन इनफ है। ठीक है। चलो भाई, अपनी प्रैक्टिस करना। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 4 बजे से 5 बजे वाली क्लास है मैथ्स की। उस क्लास के आखिरी में बताऊंगी क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और क्या क्या नहीं है। ठीक है। कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है हर बारी। ओके। तो अगली क्लास में मिलते हैं। बाय, टेक केयर।